हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट हेल्थ स्टडी में। जैसा कि हमारा क्लास 12 का केमिस्ट्री है और उसका पहला चैप्टर सॉलिड स्टेट चला है और उसमें हम लगभग 10 लेक्चर दे चुके हैं। ठीक है, उन 10 लेक्चर में इससे पहले वाले लेक्चर में हमने निबिड़ संतुलन के बारे में पढ़ा था और देखा था कि एक बीमी में निबिड़ संतुलन क्या होता है, द्विमीय में क्या होता है, त्रिमीय में क्या होता है। इन तीनों के बारे में व्याख्या कर चुके हैं। और त्रिमीय में हमने क्या किया था कि जो पहला उसमें था कि द्विविमीय में जो वर्गीय संकुलन निबिड़ संकुलन बनता है और षटकोणीय निबिड़ संकुलन बनता है द्विविमीय परतों के आधार पर हमने क्या किया था, त्रिविमीय निबिड़ संकुलन की व्याख्या की थी। ठीक है, तो अब आगे हम बढ़ते हैं। उसके हमारा आज का जो टॉपिक है वो है ठोसों में अपूर्णताएं। ठोसों में अपूर्णताएं मतलब क्या हुआ, कुछ ना कुछ कमी, यानी कि अपूर्णताएं को हम दोष बोल सकते हैं कि ठोसों में दोष कितने प्रकार का होता है, ठोसों में दोष कैसे आता है। ठीक है, अब क्या होगा, दोष किस ठोस में नहीं होगा, जो आदर्श ठोस होगा, यानी कि जो आदर्श क्रिस्टल होगा। ऐसा तो है नहीं कि हम जो ठोस है वो बिल्कुल आदर्श ही हो। बिल्कुल आदर्श ठोस प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन मान लिया था कि हाँ ये आदर्श ठोस है। और आदर्श कैसे होगा, जब उसके अवयवी कण क्या हो, एक नियमित व्यवस्था में हो। क्या हो, नियमित, यानी जो भी हमारा क्रिस्टल है उसमें जो उसके जो अवयवी कण है वो एक नियमित व्यवस्था में, यानी पूरी तरीके से क्या हो, एक नियमित व्यवस्था में हो। और ये भी कहा जाता है कि आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, अब जो भी ठोस होते हैं वो क्रिस्टलों के छोटे छोटे समूह से मिलकर बने होते हैं और उन समूहों में क्या होता है, कुछ ना कुछ कमी होती है जिसके कारण दोष आता है। ठीक है, अब दोष कैसे आ सकता है, या तो कण अवयवी कण क्या हो, अपना स्थान छोड़ दे, जिस स्थान पे है वो स्थान छोड़ दे, या उनमें कुछ अशुद्धि आ जाए, क्या हो, अपना स्थान छोड़ दे, या उनकी व्यवस्था क्या हो, अनियमित हो, यानी जो ठोस के अवयवी कण हो उनकी व्यवस्था क्या हो, अनियमित हो, या अपनी निश्चित स्थान को छोड़ दें, या उसमें अशुद्धि हो, क्या हो, अशुद्धि हो। तो इस तरीके से दोष में क्या, ठोसों में क्या होता है, दोष उत्पन्न होता है। अगर कोई अवयवी कण है और उसमें क्या रहा है, उस अवयवी कण में कुछ ना कुछ दोष है, केवल अवयवी कण में, मान लीजिए हमारा क्या है, अवयवी कण है और इसमें किसी बिंदु पर क्या है, दोष है, तो हम इस तरीके दोष को बोलेंगे बिंदु दोष। क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। अगर अवयवी कण क्या है, एक पंक्ति में इस तरीके से हमने बताया था ना, इस तरीके से क्या है, एक पंक्ति में है और कि इसकी पूरी पंक्ति में क्या है, दोष ही है। क्या है, पूरी पंक्ति में दोष है, यानी पूर्ण पंक्ति में, तो हम इसे बोलेंगे रेखीय दोष। क्या बोलेंगे, रेखीय दोष। अगर एक अवयवी कण में दोष है इसको बोलेंगे बिंदु दोष। क्या बोलेंगे, बिंदु दोष। तो हम इसकी अभी व्याख्या करेंगे कि बिंदु दोष कितने प्रकार का होता है, रेखीय दोष कितने प्रकार का होता है, या रेखीय दोष होता क्या है। रेखीय दोष यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि जो है कि जो हमारे अवयवी कण हैं उनकी एक पंक्ति में जो दोष उत्पन्न होता है इसको हम बोलते हैं रेखीय दोष। तो इसके बारे में थोड़ा सा भाषा लिखते हैं, ठीक है, तब समझ में आएगा। क्या होता है, आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। ठीक है, जैसे हमने शुरुआत में बताया था, पहले ही लेक्चर में बताया था, क्या बताया था कि जो है जो ठोस होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस बताया था ना, क्रिस्टलीय ठोस, उसमें हमने क्या बताया था कि उनकी जो ज्यामिति होती है निश्चित होती है, क्योंकि उसमें जो अवयवी कण थे एक निश्चित और नियमित व्यवस्था में थे। तो वही यहाँ पर है कि आदर्श क्रिस्टल में अवयवी कणों की व्यवस्था क्या होती है, पूर्णतया नियमित होती है। दूसरा जो है कि जो है आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं है। ठीक है, संभव नहीं है। ये दूसरा पॉइंट हो गया कि
आदर्श क्रिस्टल हम प्राप्त नहीं कर सकते, संभव नहीं है, लेकिन मान लेते हैं कि हाँ ये आदर्श है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है कि जो है सामान्यतः ठोस अत्यधिक छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है और क्या है, और इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष होता है। ठीक है, दोष होता है। अब क्या होगा कि जो दोष उत्पन्न हो रहा है कि जो है क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की अव्यवस्था या उनके अपने निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, क्या हमने बताया कि जो क्रिस्टलों में दोष है वो अवयवी कणों की अव्यवस्था यानी कि नियमित व्यवस्था नहीं है, या उनके अपने निश्चित स्थान, क्या करें, जो अवयवी कण अपने निश्चित स्थान को छोड़ दें, या उसमें अशुद्धि, कोई भी अशुद्धि उपस्थित हो जाए तो उसके कारण। अगला पॉइंट है जो है अवयवी कणों की व्यवस्था में आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन के कारण उत्पन्न दोष को बिंदु दोष कहते हैं। बिंदु दोष बात समझे कि हम एक अवयवी कण ले लें इस तरीके से। अब इसमें कुछ ना कुछ क्या है, दोष है, किसी पॉइंट पर दोष है, तो इसे हम बोल देंगे बिंदु दोष। केवल क्या होगा, एक अवयवी कण ले। लेकिन अब अगर अगला है जालक बिंदुओं की एक पूर्ण पंक्ति में, यानी पूरी पंक्ति, पूर्ण पंक्ति में उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। रेखीय दोष। तो ये कुछ पॉइंट हमने लिख दिया है। क्या है, पहला पॉइंट क्या है कि जो है आदर्श क्रिस्टलों में अवयवी कणों की व्यवस्था पूर्णतया नियमित होती है। ठीक है, कि हाँ उनकी एक निश्चित व्यवस्था होगी, उसी तरीके से क्या होंगे, अवयवी कण होंगे। लेकिन आदर्श क्रिस्टल प्राप्त करना संभव नहीं, ये तो क्लियर है। सामान्यतः ठोस अत्यधिक छोटे छोटे, हमने बताया था कि जो है जो ठोस होते हैं उसमें अवयवी कण होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे क्रिस्टलों का समूह होता है, समूह से मिलकर क्या बन गया, ठोस बन गया। और इन छोटे छोटे क्रिस्टलों में दोष है, क्या होता है, दोष है या दोष होता है। ठीक है, दोष होता है। अगला पॉइंट क्या है, क्रिस्टलों में दोष अवयवी कणों की व्यवस्था सही ना हो, या उनके अपने निश्चित स्थान छोड़ने अथवा अशुद्धि की उपस्थिति के कारण होता है। ठीक, अगला क्या, अवयवी कणों
कि आदर्श व्यवस्था में अवयव कणों की आदर्श व्यवस्था में अनियमित अथवा विचलन के कारण उत्पन्न दोष क्या कहलाता है? बिंदु दोष कहलाता है। ज्यादा बिंदुओं की एक पूर्ण पंक्ति में उत्पन्न दोष रेखीय दोष कहलाता है। एक पंक्ति की एक लाइन की बात होगी तो रेखीय जाएगा, और अगर एक हम अवयव कण को ले लें उसमें जो दोष होता है वो बिंदु दोष कहलाता है। तो ये नोट कर लो। तो इन दोषों का हम वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे देखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे दोष। तो अभी हमने बताया था दोष दो प्रकार का होता है। पहला दोष हमने बताया था बिंदु दोष, ठीक है। दूसरा दोष बताया था रेखीय दोष। अब ये चार्ट बना रहे हैं, इसी तरीके से बना लो तो समझ में आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा बिल्कुल। तो अब यहाँ पर ये पहला हो गया हमारा, ये दूसरा हो गया। अब इसमें क्या होता है कि जो बिंदु दोष होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? रस समीकरण मितीय दोष। अभी हम समझाते हैं क्या होता है रस समीकरण मितीय दोष। और इसमें दूसरा होता है अरस समीकरण मितीय दोष। इसको रस मत समझने, मीठा होगा, ये नहीं समझेगा, ठीक है। तो रस समीकरण मितीय दोष बिंदु दो प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय दोष और अरस समीकरण मितीय दोष, ठीक है। अब इसमें भी देखो, जो रस समीकरण मितीय दोष होता है ये भी चार प्रकार का होता है। क्या होता है? चार प्रकार का होता है। तो पहला आता है रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष, ठीक है। दूसरा आता है अंतराकाशी दोष। सबके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अंतराकाशी दोष। और तीसरा आता है साटकी दोष। साटकी दोष। और चौथा आता है फ्रेंकल दोष। फ्रेंकल दोष। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, जो हमारा ये वाला है रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष, ये होता है अनआयनिक ठोस। ये अनआयनिक ठोस में होता है। अनआयनिक दिखाई दे रहा है उसमें? अनआयनिक ठोस में देखने को मिलता है। कौन सा दोष? रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। अब अनआयनिक में क्या होता है? इसमें विद्युत उदासीनता पहले से बनी होती है। अनआयनिक मतलब विद्युत उदासीनता पहले से बनाए रखेगा। लेकिन अगर हम बात करें साटकी दोष और फ्रेंकल दोष, तो ये आयनिक ठोस में होता है। आयनिक ठोस। अब आयनिक ठोस में क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसमें जो क्या होता है, विद्युत उदासीनता पहले से बनी रहती है। इसमें क्या होता है? विद्युत उदासीनता बनाए रखना पड़ता है। ये बताया ना कि विद्युत उदासीनता पहले से बनी रहती है और इसमें बनाए रखना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये चार प्रकार का हो गया, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी, ठीक है। अब इसमें भी जो दो ये हैं, ये अनायनिक ठोस होंगे और ये आयनिक ठोस भी होंगे, ठीक है। अब आरस समीकरण में ये दोष देखते हैं। ये भी क्या होता है? दो प्रकार का होता है, ठीक है। दो प्रकार क्या, कौन सा होगा? ये होगा धातु अधिकता। पहला क्या होगा? धातु अधिकता। अब धातु अधिकता मतलब क्या होगा? यानी कि इलेक्ट्रॉन त्याग करना। इलेक्ट्रॉन त्याग करना यानी पॉजिटिव। क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन धातु क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन त्याग करेगा। जैसे सोडियम ले लो, NaCl लिख लो। NaCl लिखते हैं तो क्या होता है? NaCl होता है Na+ में और Cl माइनस में टूटता है, क्योंकि ये Na क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है और Cl ग्रहण कर रहा है। तो धातु अधिकता मतलब क्या? क्या पॉजिटिव। क्या हो? पॉजिटिव, यानी कि इलेक्ट्रॉनों का त्याग करना। और बी वाला क्या होगा? धातु अधिकता हो गया, धातु न्यूनता होगा। धातु न्यूनता, धातु न्यूनता।
अब यहाँ पर हम इस दोष को कैसे हटा सकते हैं देखते हैं। अगर हमको धातु अधिकता का दोष हटाना है, या तो हम क्या कर दें, धन आयन अधिकता कर दें। दो तरीके हैं, धन आयन अधिकता कर दें या क्या कर दें, ऋण आयन न्यूनता क्या कर दें, यानी कि ऋण आयन में कमी कर दें, धन आयन में अधिकता कर दें, धन आयन अधिक कर दें। दो तरीके से हटा सकते हैं, या तो धन आयन की अधिकता कर दें या तो ऋण आयन की न्यूनता कर दें। इसमें देखो अब इसमें उल्टा है, इसमें क्या होगा, जो धन आयन होगा, धन आयन न्यूनता होगा, क्या होगा, न्यूनता होगा, और ऋण आयन क्या होगा, अधिकता। बात समझ में आ रही थी। तो हमने बताया जो है कि जो रिक्त का दोष, मतलब कि जो हमारा दोष होता है दो प्रकार का, बिंदु दोष और रेखीय दोष होता है। ठीक है, इसमें बिंदु दोष जो होता है दो प्रकार का होता है, रस समीकरण मितीय दोष और दूसरा अरस समीकरण मितीय दोष। अब रस समीकरण मितीय दोष चार प्रकार का होता है, रिक्त का दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रैक्टल दोष। उसमें भी जो ऋणायनिक दोष होता है, क्या होता है, अनआयनिक दोष होता है। और अनआयनिक दोष में क्या होता है, विद्युत उदासीनता पहले से रहती है। और आयनिक जो हमारा साटकी दोष है या फ्रैक्टल दोष है वो आयनिक दोष में होता है, इसमें विद्युत उदासीनता बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, तो ये चार्ट बना लो। अब सबसे पहले हम इसमें समझते हैं पहला पॉइंट, रस समीकरण मितीय दोष। ठीक है, रस समीकरण मितीय दोष। जिन दोषों में, मतलब कहने मतलब जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण मितीय दोष। सीधा सा वो है। ठीक है, जिन दोषों में क्रिस्टल की रस समीकरण मितीय में कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे क्या बोलेंगे, उसे रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं। यानी कहने मतलब कि जो है हमने क्या बताया था, अभी इसमें हमने चार पार्ट लिखा है, चार प्रकार बताए। कौन कौन सा, रिक्त का और अंतराकाशी और साटकी और फ्रैंकल। जो हमारा ऊपर दो थे, क्या बोलते हैं, रिक्त का और अंतराकाशी, वो अनायनिक कोष में संभव है, और जो साटकी है और फ्रैंकल है वो आयनिक कोष में संभव है। तो अब हमने क्या बताया, अभी उसमें मतलब धातु अधिकता, धातु न्यूनता। धातु क्या होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है, पॉजिटिव जी। ने हमने इनिशियल बता, ने क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, Cl लेता है, तो क्या होता है, Na प्लस Cl पर माइनस हो जाता है। तो अगर मान लो हम जो है सभी इसको समझें, तो कहने मतलब कि अगर क्या हो रहा है, परिवर्तन होने के बाद भी जो है इसके समीकरण में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी जिसे हम कह दें कि परिवर्तन से पहले मतलब पहले ले लो, पहले क्या है 10 Na प्लस है और 10 Cl माइनस है, जैसे NaCl हम ले लें, तो अगर इसका रेशियो निकालें 10:10 तो 1:1 आएगा। अब क्या हो जाए, जब परिवर्तन हो जाए तो Na प्लस 9 Na प्लस हो गया मान लो, और 9 Cl माइनस भी हो गया, यानी कि 9:9, यानी अगर रेशियो निकाल 1:1 आएगा। यानी कहने मतलब कि रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो, रेशियो में कोई परिवर्तन ना हो, जितना पहले है उतना बाद में भी हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रस समीकरण मितीय दोष कहते हैं।
अगर यही क्या हो जाए 10 हो जाए और ये मान लो 10 ये भी है, लेकिन अगर परिवर्तन हो गया तो ये 9 हो गया या 5 हो गया, तो अनुपात बदल गया ना, अनुपात बदल गया। तो ये जो है अगर जहां पर दोनों का अनुपात बराबर आ रहा है, बाद भी और पहले भी और बाद में भी, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रस समीकरण वितीय दोष कहेंगे। अब ये तो हमने एग्जाम्पल तौर पे समझा दिया। अब रस समीकरण वितीय दोष में हमने सबसे पहले क्या होता था, रिक्त का दोष। क्या होता था, रिक्त का दोष। ठीक है, रिक्त का दोष क्या होता है, अब नाम से ही समझ जाओ, रिक्त। ठीक है, अगर किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, जालक बिंदु क्या हो, रिक्त हो, यानी कि अवयवी कण क्या हो, अपनी निर्धारित स्थान से, यानी कि निर्धारित जगह से छोड़कर निकल जाए, यानी कि अपने निर्धारित जगह को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उस जगह में रिक्त का ही रिक्त हो जाएगा। तो उस दोष को हम क्या बोलेंगे, रिक्त का दोष बोलेंगे। इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। जैसे मान लो कोई जो है ठोस है और इसमें क्या है, अवयवी कण है, इस तरीके से। तो अगर ये दोष आ जाए तो हम इसको कैसे बना सकते हैं, रिक्त स्थान, यानी कि जालक बिंदु में जालक क्या हो जाए, अपना जालक बिंदु में जालक क्या हो, रिक्त स्थान हो ना। तो मान लो ये तो वही, अब मान लो यहाँ का जो अवयवी कण है वो गैप हो गया, यहाँ पर छोड़ के चला गया, बाकी ऐसा ही है। ये क्या है, इसे बोलते हैं रिक्तिका। क्या बोलेंगे, रिक्तिका दोष। ये समझाने के लिए बना लेना इसको, ठीक है, नोटबुक पे। तो ये क्या हो गया, रिक्ति हो गई ना। तो इस प्रकार का जो दोष होता है उसे रिक्तिका दोष बोलते हैं। अगर हम इसको लिखना चाहें क्या, जब किसी जालक बिंदु में, जब किसी जालक में लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो क्या लिखते हैं, जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो, अर्थात कहने का मतलब, अर्थात अवयवी कण हेड डाल देना, ठीक है, अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर, जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर बाहर निकल जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, रिक्त का दोष कहते हैं। रिक्त का दोष कहते हैं क्या है, जब किसी जालक में जालक बिंदु रिक्त हो अर्थात अवयवी कण अपने निर्धारित स्थान को छोड़कर क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, तो उसे रिक्त का दोष कहते हैं। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर हमने क्या कहा कि जैसे ही हमने बनाया इसका, तो यहाँ वाला कण क्या हो गया, निकल गया, रिक्त हो गया, यहाँ वाला कण निकल गया, रिक्त हो गया। और भी बना सकते हैं, ये तो हम एग्जाम्पल के तौर पर बताए, मान लो यहाँ भी क्या हो गया, कण निकल गया तो रिक्त स्थान रह गया, क्योंकि ये दो हमने बताया था ना, जो दोष होता है तो रिक्त स्थान हो जाए, या अशुद्धि हो, या अवयवी कण की व्यवस्था निर्धारित ना हो, तब दोष होता है। तो वही काम यहाँ पर हुआ है कि ये कण निकल गया, यहाँ से कण निकल गया, ये जो रिक्त है इसको बोलेंगे रिक्त का। अब देखो ध्यान से कि अब अवयवी कण निकल रहे हैं तो उसके द्रव्यमान में क्या होगा, परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में परिवर्तन होगा, घनत्व में भी परिवर्तन होगा, क्योंकि घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन,
यानी कि अगर द्रव्यमान बढ़ेगा तो घनत्व बढ़ेगा, द्रव्यमान घटेगा तो घनत्व घटेगा। अब यहाँ पर ये बताओ, अवयवी कण बाहर निकल रहे हैं, अब अवयवी कण बाहर निकल रहे हैं, द्रव्यमान क्या होगा, कम होगा ज्यादा होगा, कम होगा ना। तो द्रव्यमान कम होगा तो क्या होगा, इनका घनत्व क्या हो जाएगा, कम होगा। ठीक है, इस दोष के कारण, इस दोष के कारण घनत्व कम हो जाता है। जो हमारा इजारा है इसका घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिक्त का दोष। ठीक है, अगला दोष है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, तो इसमें क्या होता है, जो है हमारे जो अवयवी कण होते हैं वो अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं। ठीक है, यानी कि जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में, क्रिस्टलीय संरचना में अवयवी कण जब कुछ, यहाँ लिख दो जब कुछ, जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष क्या कहलाता है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। अंतराकाशी दोष कहलाता है। हमने क्या कहा कि जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाएगा। जब किसी क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। समझो इसको कैसे, मान लो ये हमारा क्रिस्टल है इस तरीके से। ठीक है, ये इसमें अवयवी कण है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये जो गैस है, ये मान लो अब कण यहाँ आ गया, एक कण यहाँ आ गया। ठीक है, दो इसको हम समझाते हैं कैसे। अब देखो ये कण है ना, तो मान लो ये होता है अंतराकाशी स्थान। यहाँ पर कण आ गया, ये जो इनके बगल इन चारों बीच में गैप में कण यहाँ आ जाता है, यहाँ भी आ सकता है। तो इन स्थानों को बोलते हैं हम अंतराकाशी स्थान। क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। ये क्या है, अंतराकाशी स्थान। ठीक है, तो अगर जो है जो हमारे अवयवी कण वो अंतराकाशी स्थानों में चले जाते हैं उसे बोलते हैं कौन सा दोष, अंतराकाशी दोष कहते हैं। ठीक है, और जो जिस स्थान पे जाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अंतराकाशी स्थान। अब यहाँ पर क्या होगा, अवयवी कण बढ़ रहे हैं तो इनका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। द्रव्यमान बढ़ा तो घनत्व भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो लिख देंगे इस दोष में पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता है, पदार्थ का घनत्व बढ़ जाता। उसमें क्या था,
घट जा रहा था ना, क्योंकि वो अपने निश्चित स्थान को छोड़कर बाहर निकल जा रहा था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अंतराकाशी दोष। जब किसी क्रिस्टल में, क्रिस्टलीय संरचना में जब कुछ अवयवी कण अंतराकाशी स्थान में चले जाते हैं तो उत्पन्न दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। तो दोष अंतराकाशी दोष कहलाता है। यहाँ पर दोष लिख दो, ठीक है, अंतराकाशी दोष कहलाता है। तो हमने ये फिगर के माध्यम से समझा दिया कि ये जो अवयवी कण है, अब इनके बीच में क्या होगा, ये कण आ गए तो ये जो स्थान होता है इसे अंतराकाशी स्थान बोलते हैं, और पूरा दोष क्या कहलाएगा, अंतराकाशी दोष कहलाएगा। और इस दोष में घात बढ़ जाता है। अभी जो हमारा दोनों दोष है, कौन सा, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष। यहाँ पर इसके बारे में लिख सकते हैं कि समानता ये दोनों दोष अनआयनिक ठोसों में संभव है। ठीक है, संभव है। अनआयनिक हमने बताया था ना, रिक्तिका दोष और अंतराकाशी दोष क्या होता है, अनआयनिक होता है। अनआयनिक ठोसों में संभव है। इस प्रकार का दोष, इस प्रकार का दोष आयनिक ठोसों में भी होता है, परंतु आयनिक ठोसों में विद्युत उदासीनता बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, इन दोषों को हम साटकी, आगे पता है ना, अभी साटकी और आएगा ना, साटकी और फ्रेंकल, साटकी तथा फ्रेंकल दोषों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो हमने बताया कि जो है ये जो दोनों दोष होते हैं अनायनिक ठोसों में संभव होते हैं। इस प्रकार के दोष आयनिक ठोसों में भी होता है, परंतु उसके लिए क्या होना चाहिए, विद्युत उदासीनता बनाए रखना पड़ेगा। और इन दोषों को हम क्या साटकी और फ्रेंकल दोष में वर्गीकृत कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारा साटकी और फ्रेंकल है वो आयनिक ठोसों में होता है। ठीक है, इसके वीडियो में क्या किया, दो प्रकार के दोष पढ़ा, एक बिंदु दोष और एक रेखीय दोष। और बिंदु दोष में क्या था, बिंदु दोष दो प्रकार का है, रस समीकरण मितीय दोष और आरस समीकरण मितीय दोष। जिसमें रस समीकरण मितीय दोष क्या होता है, चार प्रकार का होता है, रिक्तिका दोष, अंतराकाशी दोष, साटकी दोष, फ्रेंकल दोष। उसके बाद हमने पढ़ा आरस समीकरण मितीय दोष। उसमें हमने क्या बताया है कि धातु अधिकता धातु न्यूनता होता है, और धातु अधिकता कैसे कर सकते हैं, या तो धन आयन की अधिकता करते हैं या ऋण आयन की न्यूनता करते हैं। ठीक है, या उसमें क्या होता है, ऋण आयन की अधिकता करते हैं और धन आयन की न्यूनता करते हैं। तो इस हम यहाँ पर केवल अभी तक जो है अंतराकाशी दोष के बारे में पढ़े। अब इसके तो आगे हम पढ़ेंगे साटकी और फ्रेंकल दोष के बारे में, ये हम अगले वाले लेक्चर में